हेलो और सभी का इस नए गहन विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भूगोल के एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो मतलब जो सच में बहुत ही खास है। आज हमारे पास एक बहुत ही शानदार स्लाइड डेक है जिसका विषय है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, यानी हमारा अपना हिमालय। हमारा लक्ष्य यानी आज का जो मिशन है ना, वो इस जानकारी को इस तरह डिकोड करना है कि जो भी विद्यार्थी एसएससी, रेलवे और यूपी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एकदम आसान और यादगार बन जाए। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हिमालय हिमालय सिर्फ़ एक पहाड़ नहीं है। अगर हम इसको ध्यान से देखें, तो ये भारत का भूगोल, यहाँ की जलवायु और हमारा इतिहास तय करने वाला सबसे बड़ा कारक है। मतलब ये सिर्फ़ पत्थर और बर्फ़ नहीं है, ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। एकदम सही कहा आपने। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इसको बिल्कुल एक क्लासरूम की तरह कवर करेंगे, मतलब स्लाइड दर स्लाइड और बहुत ही आसान भाषा में। तो शुरू करते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे हिमालय के बुनियादी स्वरूप की। यहाँ इस फिगर में अंतरिक्ष से ली गई एक तस्वीर और एक 3D मैप दिखाया गया है। मैं पहले बुलेट पॉइंट्स पढ़ देती हूँ। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, विस्तार है सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक, कुल लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर और इसका आकार एक तलवार या अर्धवृत्त, जिसे अंग्रेजी में आँख कहते हैं, उस जैसा है। ये भारत की उत्तरी सीमा का प्रहरी है और साथ ही ये एक नवीन वलित पर्वत यानी यंग फोल्ड माउंटेन है। इसकी चौड़ाई पश्चिम में यानी कश्मीर की तरफ लगभग 400 किलोमीटर है, जबकि पूर्व में अरुणाचल की तरफ ये 150 किलोमीटर रह जाती है और पूर्वी भाग की ऊंचाई में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चौड़ाई पश्चिम में ज़्यादा है, लेकिन ऊंचाई में जो असली ड्रामा है या जो विविधता है, वो पूर्वी हिस्से में क्यों है? देखिए, नवीन वलित पर्वत का सीधा सा मतलब है कि टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से ये बने हैं और ये आज भी बन रहे हैं। इनकी ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। पूर्वी हिस्से में जो टकराव का दबाव था, वो बहुत ज़्यादा था। जैसे दो गाड़ियों की टक्कर होती है ना, जहाँ दबाव ज़्यादा होता है वहाँ चीज़ें सिकुड़ जाती हैं और तेज़ी से ऊपर उठती हैं। इसीलिए वहाँ चौड़ाई सिर्फ 150 किलोमीटर है, लेकिन पहाड़ बहुत ऊंचे हैं। और एग्ज़ाम के लिए सभी को अलर्ट रहना चाहिए। इसका आकार जो कि अर्धवृत्त या आर्क है और इसकी कुल लंबाई जो 2500 किलोमीटर है, ये दोनों सीधे सीधे पूछे जाते हैं। हाँ, दबाव के कारण सिकुड़ना और ऊपर उठना, जी। ये लॉजिक बहुत आसान कर देता है इसको समझना। तो आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे हिमालय के उत्तर से दक्षिण तक के वर्गीकरण की, यानी इसकी जियोलॉजिकल टाइमलाइन की। यहाँ इस फिगर में एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है जिसमें 4 परतें साफ दिख रही हैं। मैं इनको कालक्रम के साथ पढ़ती हूँ। पहला, ट्रांस हिमालय, ये सबसे प्राचीन है, क्रिटेशियस टर्शियरी काल का। दूसरा, वृहद हिमालय, ओलिगोसीन युग में बना, लगभग 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व। तीसरा है लघु हिमालय, मध्य मियोसीन युग में, लगभग 14 मिलियन वर्ष पूर्व। और चौथा है शिवालिक, प्लायोसीन युग में, 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व। ये सबसे नवीनतम और बाहरी श्रेणी है। बिल्कुल। और देखिए, ये जो कलाखंड हैं, क्रिटेशियस से लेकर प्लियोसीन तक, इनको सुनकर अक्सर लगता है कि इनको याद कैसे रखें। पर इनको याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। एक मेमोरी लॉजिक है, COMP। याद रखिए, COMP। C से क्रिटेशियस, O से ओलिगोसीन, M से मायोसीन और P से प्लियोसीन। ये पहाड़ एक के बाद एक पैरेलल रूप में उभरे हैं। पहले सबसे अंदर वाला हिस्सा बना, फिर उसके बाहर वाला, और ऐसे करते करते सबसे आखिर में शिवालिक बना। तो एग्जाम में जब भी इनको अरेंज करने को आए, बस COMP याद रखिए। COMP, ये ट्रिक तो एग्जाम में पक्का काम आएगी। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे सबसे उत्तरी हिस्सों की, यानी ट्रांस और वृहद हिमालय की। पहले ट्रांस हिमालय के बुलेट पॉइंट्स देखते हैं। महान हिमालय के उत्तर में स्थित श्रेणियां हैं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है और इसका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। कैलाश पर्वतमाला इसी के पश्चिमी हिस्से में है।
अब वृहद हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं, उसके पॉइंट्स पढ़ती हूँ। ये सबसे सतत या कंटिन्यूअस और ऊंची श्रृंखला है। औसत ऊंचाई 6000 मीटर। इसका क्रोड या कोर ग्रेनाइट का बना है। प्रमुख चोटियां हैं माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है, 8848 मीटर के साथ विश्व की सर्वोच्च चोटी, और भारत की कंचनजुंगा। हाँ, और यहाँ ट्रांस हिमालय का जो केस है ना, वो थोड़ा अलग है। ट्रांस का मतलब ही होता है के पार। तो ये मुख्य हिमालय से पहले ही बन चुका था, जब टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर बस शुरू ही हुई थी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो स्लाइड में थी, वृहद हिमालय का ग्रेनाइट कोर। देखिए, जब कोई पहाड़ 6000 मीटर लंबा और इतना विशाल होता है, तो उसको खड़ा रहने के लिए एक बहुत मजबूत आधार चाहिए होता है। ग्रेनाइट एक बेहद कठोर चट्टान है, तो ये ग्रेनाइट उस पूरे विशाल पहाड़ की एक तरह से रीढ़ की हड्डी है, जिसके ऊपर वो पूरा पहाड़ और उसकी बर्फ टिकी हुई है। सही कहा, एक मजबूत फाउंडेशन। अब थोड़ा और दक्षिण की तरफ चलते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे मध्य और सबसे बाहरी हिमालय की, यानी लघु हिमालय और शिवालिक। लघु हिमालय या मध्य हिमालय की ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर तक होती है। चौड़ाई लगभग 60 से 80 किलोमीटर है। इसमें पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। अन्य श्रेणियां हैं धौलाधर और महाभारत। और जो पर्यटन केंद्र वाली प्रसिद्ध घाटियां हैं, जैसे कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू, वो सब यही हैं। अब शिवालिक या बाह्य हिमालय को देखें तो ये सबसे बाहरी और नवीनतम है। औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर। नदियों द्वारा लाई गए असंपीड़ित अवसादों यानी अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से इनका निर्माण हुआ है। यहाँ लंबवत घाटियों को दून कहते हैं, जैसे देहरादून, और ये हिमालय के गिरिपाद या फुट हिल्स बनाता है। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। अक्सर हम सुनते हैं कि पहाड़ों में लैंडस्लाइड हो गया, भूस्खलन हो गया, तो यह सबसे ज्यादा शिवालिक में ही क्यों होता है? इसका जवाब स्लाइड के एक कीवर्ड में छुपा है, असंपीड़ित अवसाद या अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स। मतलब जो नदियां ऊपर से मिट्टी, पत्थर और मलबा बहाकर लाईं, वो अभी तक ठोस चट्टान में नहीं बदला है। वो अभी भी कच्चा और भुरभुरा है। जब बारिश होती है तो ये मिट्टी पानी सोख कर भारी हो जाती है और पूरा का पूरा पहाड़ नीचे खिसक जाता है। और हाँ, परीक्षा के लिए यहाँ दो टर्म्स बहुत जरूरी हैं। एक है डून घाटियां, जो शिवालिक में है, और दूसरा है पिर पंजाल, जो लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। इन्हें जरूर याद रखना है। एकदम लैंडस्लाइड वाला पॉइंट एग्जाम और जनरल नॉलेज दोनों के लिए परफेक्ट है। चलिए अब इन फुटहिल से नीचे मैदानों की तरफ आते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे भाबर और तराई क्षेत्र के अंतर की। इस फिगर में बहुत साफ दिखाया गया है। एक तरफ पत्थरों वाली सूखी नदी है, जो भाबर क्षेत्र है, और दूसरी तरफ दलदली हरा भरा जंगल है, जो तराई है। बुलेट पॉइंट्स देखते हैं। भाबर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। ये कंकड़ बाजरी का क्षेत्र है और यहाँ नदियां लुप्त या भूमिगत हो जाती हैं। वहीं तराई भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। यहाँ नदियां पुनः प्रकट होती हैं और ये दलदली क्षेत्र और घने जंगल वाला इलाका है। इसको हम एकदम आसान भाषा में समझते हैं, वाई और वॉट। ऐसा क्यों होता है? जब नदी बहुत तेजी से पहाड़ से नीचे उतरती है तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर बहा लाती है। पर जैसे ही मैदान शुरू होता है, ढलान खत्म हो जाती है, नदी की स्पीड कम हो जाती है और वो उन भारी पत्थरों को वहीं गिरा देती है। यही भाबर है। अब पत्थरों के बीच में जगह होती है तो नदी का पानी उन पत्थरों के नीचे से बहने लगता है। इसीलिए हमें लगता है कि नदी गायब हो गई। फिर आगे चलकर जब पत्थर खत्म होते हैं और मिट्टी शुरू होती है, तो वो पानी अचानक से ऊपर आ जाता है और पूरी इलाके में फैल जाता है। इससे दलदल बनता है, जिसे हम तराई कहते हैं। यूपी और एसएससी एग्जाम्स के लिए ये भाबर और तराई एक एब्सोल्यूट हॉट टॉपिक है। पानी का पत्थरों के नीचे छुपना और फिर वापस आना सच में बहुत क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे नदियों के आधार पर हिमालय के वर्गीकरण की, जो सर सिडनी बुर्राड का सिद्धांत है, यानी प्रादेशिक विभाजन पश्चिम से पूर्व की तरफ। पढ़ लेते हैं पॉइंट्स। पहला, पंजाब हिमालय, जिसे कश्मीर या हिमाचल भी कहते हैं, ये सिंधु और सतलज नदी के बीच है। इस फिगर में यहाँ केसर की खेती भी दिखाई गई है। दूसरा है कुमाऊं हिमालय, सतलज और काली नदियों के बीच। नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ और केदारनाथ यही हैं। तीसरा, नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता के बीच। ये सबसे ऊंचा भाग है, जहां अन्नपूर्णा और धौलागिरी हैं। और चौथा है असम हिमालय,
तीस्ता और दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र के बीच। ब्रह्मपुत्र इसकी सबसे पूर्वी सीमा है। हाँ, ये रिवर्स का सीक्वेंस एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। परीक्षा में इस सीक्वेंस को याद रखने के लिए एक वन लाइन मेमोरी लॉजिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। बस उंगलियों पर नदियों का नाम ऐसे याद करें: सिंधु, सतलुज, काली, तीस्ता, दिहांग। फिर से बताता हूं, सिंधु, सतलुज, काली, तीस्ता, दिहांग। इनके बीच के हिस्से क्रमशः पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम हिमालय हो गए। और ध्यान दें, जो कुमाऊं हिमालय वाला हिस्सा है, जहां बद्रीनाथ और केदारनाथ हैं, वो हमारे धार्मिक स्थलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कल्चर और ज्योग्राफी यहां आकर जुड़ जाते हैं। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग। ये मेमोरी लॉजिक सच में सिंपल और इफेक्टिव है। चलिए अब बिल्कुल पूर्व की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे एक तीखे मोड़ की, यानी पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां। बुलेट पॉइंट्स कुछ इस तरह हैं: दिहांग महाखद या गॉर्ज के बाद हिमालय तीखा दक्षिण मोड़, जिसे हेरपिन टर्न कहते हैं, लेता है। इन्हें पूर्वांचल कहते हैं और ये उत्तर पूर्वी राज्यों में है। यहाँ की पहाड़ियां हैं पटकाई, नागा, मीजो और मणिपुर। एक और खास बात, इन चट्टानों का प्रकार मजबूत बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन है। हेरपिन क्या होता है, इसको हम अपने रोजमर्रा के अनुभव से समझ सकते हैं। जब हम पहाड़ों पर गाड़ी चलाते हैं तो अचानक से एक मोड़ आता है जहां रास्ता पूरा यू टर्न लेकर वापस नीचे की तरफ मुड़ जाता है। उसको हेरपिन टर्न बोलते हैं। हिमालय के साथ बिल्कुल यही हुआ है। दिहांग गॉर्ज के पास एक अचानक मोड़ आया और पूरी की पूरी पहाड़ की श्रेणी दक्षिण की तरफ घूम गई। अगर हम इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यही वो पहाड़ियां हैं जो उत्तर पूर्व भारत यानी नॉर्थ ईस्ट को एक अलग और विशिष्ट भौगोलिक पहचान देती हैं। और ये बलुआ पत्थर या सैंडस्टोन से बनी है, जो इसको मुख्य हिमालय के ग्रेनाइट से बिल्कुल अलग बनाता है। हेयरपिन टर्न वाला उदाहरण सच में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है। अब आते हैं सेशन की सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। इस स्लाइड में हम बात करेंगे कि हिमालय हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है और इसका सामरिक महत्व क्या है। महत्व के बुलेट पॉइंट्स देखते हैं। पहला, ये एक जलवायु अवरोध है जो साइबेरिया की शीत लहरों को रोकता है। दूसरा, ये मॉनसून की वर्षा कराता है। तीसरा, ये सिंधु गंगा मैदान के लिए जल और जलोद मृदा यानी अलूवियल सॉइल का स्रोत है। और चौथा, ये हमारी प्राकृतिक रक्षा करता है। अब इसके सामरिक महत्व में अटल टनल की बात आती है। ये पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला रोहतांग हिमाचल में है। ये मनाली को लाहुल स्पीति घाटी से जोड़ती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने किया है। इसका उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को हुआ था और इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, जो इसको विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल बनाती है। बिल्कुल, इसको थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं। देखिए, आज जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, सिंधु गंगा का मैदान जहां हम खेती करते हैं, वो पूरा का पूरा हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपण या डिपॉजिट से ही बना है। हिमालय नहीं होता तो शायद ये उपजाऊ जमीन भी नहीं होती। और अब अटल टनल की बात करें, सामरिक रूप से इसका महत्व अनंत है। पहले बर्फबारी की वजह से रास्ता महीनों तक बंद रहता था, पर अब इस टनल की वजह से सेना की आवाजाही साल भर चालू रह सकती है। ये हमारी सिक्योरिटी के लिए गेम चेंजर है। एग्जाम के लिए इसको जरूर याद रखें। अटल टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर है और इसको बीआरओ ने बनाया है। एकदम सही, 9.02 किलोमीटर। और बीआरओ बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। तो चलिए सेशन को रैप अप करने से पहले एक शॉर्ट वर्बल रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने देखा कि हिमालय भारत का मुकुट और रक्षक है। ये अभी भी युवा और निर्माण अवस्था में है। इसकी 4 मुख्य श्रेणियां हैं: ट्रांस, वृहद, लघु और शिवालिक। हमने अटल टनल जैसा सामरिक महत्व भी समझा। अब देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकता है। परीक्षा में आपसे सीधे नदियों की सीमाओं के नाम पूछे जा सकते हैं, जैसे काली और तीस्ता के बीच कौन सा हिमालय है, या फिर श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाने को कहा जा सकता है, जहां हमारा COMP वाला फॉर्मूला काम आएगा। और हाँ, अटल टनल की सटीक लंबाई भी पूछी जा सकती है। बहुत बढ़िया रिवीजन। और सेशन को ख़त्म करने से पहले एक आखिरी विचार जो मैं यहाँ सबके साथ साझा करना चाहूँगा। आज हमने देखा कि हिमालय भारत का प्रहारी है और हमारी नदियों का मुख्य स्रोत है। लेकिन हमने ये भी सीखा कि ये नवीन पर्वत अभी भी भूगर्भीय रूप से बदल रहा है। अब सोचिए, जिस तेजी से जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, क्या ये अविचल रक्षक भविष्य में भी हमारे सिंधु गंगा के मैदानों को ऐसे ही सींचता रहेगा? ये एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी का एक ऐसा संगम है और एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको आगे चलकर विचार करना ही चाहिए। ये सच में एक बहुत ही गहरा और जरूरी विचार है।
हमें अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना ही होगा। तो इसी विचार के साथ हम इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हिमालय से जुड़े इस सारे तथ्य और कॉन्सेप्ट अब आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अपनी तैयारी और इस सीखने की लगन को ऐसे ही बनाए रखें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस डीप डाइव में हम कुछ बहुत ही दिलचस्प और सीधा पॉइंट पर आने वाली चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल। आज का हमारा फोकस एक प्रतियोगी परीक्षा ऑडियो प्रशिक्षक के रूप में है। हमारे पास हिमालय के भूगोल से जुड़े 30 बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं, जिन्हें हम कवर करेंगे। हाँ, मतलब जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन रिवीजन होगा। हम इन 30 सवालों को एक रैपिड फायर क्विज की तरह डिस्कस करेंगे। सही कहा। हम प्रश्न पढ़ेंगे, चारों विकल्प देंगे और फिर सोचने के लिए 5 सेकंड का समय देंगे। और उसके बाद सही उत्तर और उसका स्पष्टीकरण साझा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न मैं लेती हूँ। हाँ, बिल्कुल, शुरू कीजिए। प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी का आकार यानी शेप कैसा है? विकल्प ए त्रिभुजाकार, विकल्प बी तलवार या अर्धवृत्त जिसे आंख भी कहते हैं वैसा, विकल्प सी आयताकार या विकल्प डी गोलाकार। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। एकदम सही। हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप या अर्धवृत्त के आकार में फैला हुआ है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हिमालय की कुल लंबाई लगभग कितनी है? इसके विकल्प है विकल्प ए 1500 किलोमीटर, विकल्प बी 3200 किलोमीटर, विकल्प सी 2500 किलोमीटर या विकल्प डी 4000 किलोमीटर। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। हाँ, हिमालय पर्वत श्रृंखला की पश्चिम से पूर्व तक कुल लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। बिल्कुल। अब तीसरा प्रश्न, हिमालय को भूगर्भीय रूप से किस प्रकार का पर्वत माना जाता है? विकल्प ए प्राचीन वलित पर्वत, विकल्प बी नवीन वलित पर्वत, विकल्प सी ब्लॉक पर्वत या विकल्प डी अवशिष्ट पर्वत। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है विकल्प बी। हाँ, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से निर्मित हिमालय एक युवा और नवीन वलित पर्वत है, जिसे हम यंग फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं। हिमालय की चौड़ाई पश्चिम में यानी कश्मीर में कितनी है? इसके विकल्प हैं। विकल्प ए 150 किलोमीटर, विकल्प बी 250 किलोमीटर, विकल्प सी 400 किलोमीटर या विकल्प डी 600 किलोमीटर। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। बिल्कुल। कश्मीर में हिमालय की चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर है, जो पूर्व की ओर जाने पर धीरे-धीरे कम हो जाती है। मतलब पूर्व में ये थोड़ा संकरा हो जाता है। चलिए 5वां प्रश्न। उत्तर से दक्षिण के क्रम में हिमालय का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? विकल्प ए शिवालिक, विकल्प बी ट्रांस हिमालय, विकल्प सी वृहद हिमालय या विकल्प डी लघु हिमालय। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1 और सही उत्तर है विकल्प बी। सही। ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण हिमालय के अन्य सभी भागों से भूगर्भीय दृष्टि से अधिक प्राचीन है। बिल्कुल। अब छठा प्रश्न लेते हैं। किस युग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था? विकल्प ए ओलिगोसीन युग, विकल्प बी प्लायोसीन युग, विकल्प सी क्रिटेशियस युग या विकल्प डी मध्य मायोसीन युग। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। हाँ, हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला है यानी शिवालिक, उसका निर्माण भूगर्भीय इतिहास के प्लायोसीन युग में हुआ था। ठीक है, अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। 7वां प्रश्न, भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विकल्प ए जास्कर, विकल्प बी पीर पंजाल, विकल्प सी लद्दाख या विकल्प डी काराकोरम। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प डी। बिल्कुल, भारत के सबसे उत्तरी भाग में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम पर्वत श्रेणी स्थित है। 8वां प्रश्न, कैलाश पर्वत माला किस क्षेत्र के पश्चिमी हिस्से में स्थित है?
विकल्प ए ट्रांस हिमालय, विकल्प बी वृहद हिमालय, विकल्प सी शिवालिक या विकल्प डी पूर्वांचल। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। हाँ, तिब्बत में स्थित पवित्र कैलाश पर्वत श्रेणी असल में ट्रांस हिमालय का ही विस्तार है। एकदम सही। अब 9वां प्रश्न, इनमें से कौन सी श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है? विकल्प ए काराकोरम, विकल्प बी लद्दाख, विकल्प सी जास्कर या विकल्प डी पीर पंजाल। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प डी। बिल्कुल, क्योंकि पीर पंजाल लघु हिमालय का हिस्सा है, जबकि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं। ठीक कहा। 10वां प्रश्न, वृहद हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? विकल्प ए 4500 मीटर, विकल्प बी 6000 मीटर, विकल्प सी 8848 मीटर या विकल्प डी 3700 मीटर। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। हाँ, हिमाद्री या वृहद हिमालय की सभी प्रमुख चोटियों की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। 11वां प्रश्न लेते हैं। वृहद हिमालय का क्रोड यानी कोर किस चट्टान से बना है? विकल्प ए चूना पत्थर, विकल्प बी बलुआ पत्थर, विकल्प सी ग्रेनाइट या विकल्प डी बेसाल्ट। बिल्कुल, वृहद हिमालय का आंतरिक भाग या क्रोड मुख्य रूप से आग्नेय चट्टानों, विशेषकर ग्रेनाइट से निर्मित है। 12वां प्रश्न, विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है? विकल्प ए ट्रांस हिमालय, विकल्प बी शिवालिक, विकल्प सी वृहद हिमालय जिसे हिमाद्री भी कहते हैं, या विकल्प डी लघु हिमालय। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। हाँ, 8848.86 मीटर ऊंची विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट वृहद हिमालय श्रृंखला का हिस्सा है। बहुत बढ़िया। 13वां प्रश्न, लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विकल्प ए धौलाधर, विकल्प बी पीर पंजाल, विकल्प सी महाभारत या विकल्प डी नाग टिब्बा। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। बिल्कुल, कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक फैली पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण श्रृंखला है। 14वां प्रश्न, कुल्लू और कांगड़ा जैसी प्रसिद्ध घाटियां किस हिमालयी क्षेत्र में स्थित है? विकल्प ए शिवालिक, विकल्प बी ट्रांस हिमालय, विकल्प सी लघु हिमालय या विकल्प डी वृहद हिमालय। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। एकदम सही। हिमाचल प्रदेश की ये प्रमुख और दर्शनीय घाटियां लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। 15वां प्रश्न, लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय की ऊंचाई किस सीमा में है? विकल्प ए 900 से 1100 मीटर, विकल्प बी 3700 से 4500 मीटर, विकल्प सी 6000 मीटर से अधिक या विकल्प डी 2500 से 3000 मीटर। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। बिल्कुल, लघु हिमालय की पर्वत श्रेणियों की औसत ऊंचाई मुख्य रूप से 3700 से 4500 मीटर के मध्य रहती है। चलिए 16वां प्रश्न, हिमालय की सबसे नवीनतम और बाहरी श्रृंखला कौन सी है? विकल्प ए हिमाद्री, विकल्प बी हिमाचल, विकल्प सी शिवालिक या विकल्प डी काराकोरम। विकल्प सी। हाँ, शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणी, बाहरी और भूगर्भीय दृष्टि से सबसे नवीनतम बनी पर्वत श्रृंखला है। 17वां प्रश्न, शिवालिक के गिरिपाद यानी फुट हिल्स में कंकड़ बजरी वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां नदियां लुप्त हो जाती हैं? विकल्प ए तराई, विकल्प बी भावर, विकल्प सी खादर या विकल्प डी बांगर। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। बिल्कुल, शिवालिक की तलहटी में 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी कंकड़ पत्थर वाली सरंध्र पट्टी को
भावर कहा जाता है? 18वां प्रश्न, लंबवत घाटियों को दून जैसे देहरादून किस श्रेणी में कहा जाता है? विकल्प ए शिवालिक, विकल्प बी वृहद हिमालय, विकल्प सी ट्रांस हिमालय या विकल्प डी पूर्वांचल। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। एकदम सही। लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच स्थित लंबवत घाटियों को पश्चिम में दून कहा जाता है। 19वां प्रश्न, सर सिडनी बुरार्ड ने हिमालय का वर्गीकरण किस आधार पर किया था? विकल्प ए ऊंचाई के आधार पर, विकल्प बी नदी घाटियों के आधार पर, विकल्प सी देशों के आधार पर या विकल्प डी वनस्पति के आधार पर। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। हाँ, सिडनी बुरार्ड ने पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली सिंधु, सतलज, तीस्ता आदि नदियों के आधार पर हिमालय को 4 प्रादेशिक भागों में बांटा था। 20वां प्रश्न, सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? विकल्प ए कुमाऊं हिमालय, विकल्प बी नेपाल हिमालय, विकल्प सी पंजाब या कश्मीर हिमालय या विकल्प डी असम हिमालय। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। बिल्कुल, सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य फैले 560 किलोमीटर लंबे पहाड़ी भाग को पंजाब या कश्मीर हिमालय कहते हैं। 21वां प्रश्न, नंदा देवी और कामेत चोटियां किस हिमालय भाग में स्थित हैं? विकल्प ए पंजाब हिमालय, विकल्प बी कुमाऊं हिमालय, विकल्प सी नेपाल हिमालय या विकल्प डी असम हिमालय। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। हाँ, उत्तराखंड राज्य में स्थित नंदा देवी और कामेत सतलज और काली नदी के मध्य स्थित कुमाऊं हिमालय का हिस्सा हैं। 22वां प्रश्न, काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालय स्थित है? विकल्प ए कुमाऊं हिमालय, विकल्प बी नेपाल हिमालय, विकल्प सी असम हिमालय या विकल्प डी पंजाब हिमालय। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। एकदम सही। काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक लगभग 800 किलोमीटर के सबसे लंबे हिमालय विस्तार को नेपाल हिमालय कहा जाता है। 23वां प्रश्न, तीस्ता और दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच स्थित हिमालय का नाम क्या है? विकल्प ए नेपाल हिमालय, विकल्प बी असम हिमालय, विकल्प सी कुमाऊं हिमालय या विकल्प डी कश्मीर हिमालय। अब 5 सेकंड में और चार सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। बिल्कुल, तीस्ता नदी से लेकर पूर्व में दिहांग नदी तक फैले हिमालयी क्षेत्र को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। 24वां प्रश्न, हिमालय का सबसे ऊंचा भाग प्रायः किस प्रादेशिक विभाजन में आता है? विकल्प ए पंजाब हिमालय, विकल्प बी असम हिमालय, विकल्प सी नेपाल हिमालय या विकल्प डी कुमाऊं हिमालय। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। हाँ, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और मकालू जैसी विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटियां नेपाल हिमालय क्षेत्र में ही स्थित है। 25वां प्रश्न, किस महाखड्ड यानी गार्ज के बाद हिमालय तीखा दक्षिण मोड़ लेता है? विकल्प ए सिंधु गार्ज, विकल्प बी दिहांग गार्ज, विकल्प सी सतलज गार्ज या विकल्प डी काली गार्ज। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। बिल्कुल, भारत की पूर्वी सीमा पर दिहांग गार्ज के बाद हिमालय तेजी से दक्षिण की ओर मुड़कर पूर्वी पहाड़ियों या पूर्वांचल का निर्माण करता है। 26वां प्रश्न, पूर्वांचल की पहाड़ियां जैसे पटकाई, नागा मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टान से बनी है? विकल्प ए मजबूत बलुआ पत्थर, विकल्प बी ग्रेनाइट, विकल्प सी बेसॉल्ट या विकल्प डी मार्बल। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। एकदम सही। पूर्वांचल की ये पहाड़ियां मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों से बनी है, जिनमें मजबूत बलुआ पत्थर की अधिकता है। 27वां प्रश्न,
इनमें से कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों का हिस्सा है? विकल्प ए जास्कर, विकल्प बी मीजो, विकल्प सी धौलाधर या विकल्प डी कामेत। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। हाँ, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित मीजो, नागा, पटकाईबूम आदि पहाड़ियां पूर्वांचल हिमालय का हिस्सा हैं। 28वां प्रश्न। सिंधु गंगा मैदान का निर्माण हिमालय के किस योगदान का परिणाम है? विकल्प ए जलवायु अवरोध, विकल्प बी हिमालयी निक्षेपण यानी डिपॉजिट्स, विकल्प सी मानसूनी वर्षा या विकल्प डी शीतलहरें। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। बिल्कुल, हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लंबे समय तक लाए गए अवसादों के जमाव से उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। 29वां प्रश्न। अटल टनल किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? विकल्प ए पूर्वी पीर पंजाल, विकल्प बी पश्चिमी धौलाधर, विकल्प सी जास्कर श्रेणी या विकल्प डी काराकोरम। आप 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। एकदम सही। मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ने वाली अटल टनल पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला को काटकर बनाई गई है। और अब आखिरी 30वां प्रश्न। विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल अटल टनल की लंबाई कितनी है? विकल्प ए 8.50 किलोमीटर, विकल्प बी 9.02 किलोमीटर, विकल्प सी 10.5 किलोमीटर या विकल्प डी 7.20 किलोमीटर। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। बिल्कुल, 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित विश्व की इस सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग की कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है। तो ये थे हमारे 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जरा सोचिए, ये विशाल पर्वत श्रृंखला सिर्फ एक भौगोलिक संरचना नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे उपमहाद्वीप की जलवायु, संस्कृति और भविष्य को किस गहराई से आकार देती है। ये सच में सोचने वाली बात है। आज के MCQ अभ्यास यहीं समाप्त होते हैं। दोबारा सुनकर अभ्यास करें।